उनका खाली रखा है और ये सही किया पानी आकर वो आया। मोबाइल में देखे तो यार ये नोटिफिकेशन में है ऐप में है और ये ऐप में मालूम है मुझे ऐप में है, लेकिन वो लिंक में खुलता है। काम तो हो जाता है ये बंद करिए फैन और एसी ऑन करिए। नहीं आ रही है फेस, दिखाओ जरा, फोन इधर रखो। ओके, क्या हो सकता है, गड़बड़ है, सो है लगने सा तो कैप की वजह से सर आ रही। ठीक है, लहर भी आ रही है, विजिबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, रादर गुड आफ्टरनून, 12 बज चुका है और हम लोग अपना एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं। और इस नए सेशन में हम लोग मेनली क्या क्या बातें करने वाले हैं वो आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यू सेशन की बात हो रही है। और ये न्यू सेशन है हमारा 2020-2021, ओके। और हम लोग ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस न्यू सेशन में क्या क्या प्लान करने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम पीछे वाले जितने भी पेपर हुए हैं उनसे कुछ सीख लें। और उस सीख से हमें पता चला कि जो रीसेंट पेपर हुआ हमारा 13 सितंबर को, ये जो रीसेंट पेपर था, जो हमारा 13 सितंबर को रीसेंट पेपर हुआ, इस पेपर ने बहुत सारी बातों के बावजूद ये बात प्रूव कर दिया कि हमें अपनी स्टडी को एनसीईआरटी बेस्ड रखना है। ये बात मैं आपसे करने आया हूँ। ऑल्दो इतने सारे स्पेकुलेशंस थे, इतनी सारी संभावनाएं थी कि हो ना हो सर एनटीए के पेपर चल रहे हैं और एनटीए में बहुत आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पूछे जा रहे थे। और जब बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पूछा जा रहा था तो लोग कह रहे थे ऐसा ना हो सर एनटीए के पेपर चल रहे हैं और हम लोगों को कुछ समझ में ना आए और बाहर आउट ऑफ द कोर्स कुछ चीज़ें चली आए। और इस तरीके से हम लोग बड़ी मुश्किल में थे। सो मैं आपसे एक चीज़ बोलने आया हूँ कि इस बुक को, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको आप अपनी गाइड बुक, आप अपनी मेन बुक मान के चलेंगे। इसके अलावा आप कोई दूसरी बुक के बारे में सोचेंगे नहीं। अच्छा, एक और बात जो आजकल चल रही है रिगार्डिंग टू सिलेबस इशू, कि एनटीए ने क्या सिलेबस में हमारे साथ बदलाव किया है या कुछ बदलाव किया कि नहीं बदलाव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, मे बी वो हो, पर मेरे पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि एनटीए ने कुछ नीट के लिए अपना सिलेबस कम किया है कि ज़्यादा किया है। बाय द वे, एक बात तो है कि बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस अपना कम किया है। तो ये रहा सीबीएसई बोर्ड
तो हम जब सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो इसमें हमारा सिलेबस 30% रिड्यूस्ड हुआ है। तो एक पॉइंट आपको हमेशा मान के चलना है कि जो हमारा सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है वो एक्चुअली अभी फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के लिए हुआ है, बोर्ड एग्जाम के लिए हुआ है। पर आप ये बताइए, जो बच्चा बोर्ड एग्जाम दे करके आएगा और जिसने 30% सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, क्या ये बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा आपका नीट फेस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और अगर नीट फेस करेगा, अगर वो ये नीट फेस करेगा तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर से बोलूंगा, देयर इज नो ऑफिशियल, मैं बार बार लिख दे रहा हूं, अभी तक मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी आई एम लेट, मैं ये भी हो सकता है कि मैं इस बात पे लेट हूं, मुझे नहीं मालूम हो, ये भी हो सकता है, पर मेरे पास कोई एनटीए का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने अपना कोर्स 30% रिड्यूस किया है कि नहीं किया। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि सीबीएसई बोर्ड पे 30% आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। और इस बात को जानने के लिए हमें अपना ये सीबीएसई बोर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है उसे देखना चाहिए। आपके सामने क्लास 11th बुक के डिलीटेड पोर्शन है। अगर आप इसे देखना चाहें तो मैंने यहां पर दिखाया है आपको, इट इज अ डिलीटेड पोर्शन ऑफ द क्लास 11th। तो ये आपको समझ लेना चाहिए टाइम लगा के, भले ही हमारा टाइम लगे लेकिन इसे समझ लेना जरूर चाहिए। तो आप जब देख रहे हैं तो चैप्टर 1 दैट इज नोन एज अ लिविंग वर्ड, ये जो लिविंग वर्ड है इसमें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स ये रिड्यूस्ड है, ये नहीं आएगा। इसके अलावा टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन एंड की फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी बेटा डिलीटेड पोर्शन है। इसके अलावा याद रखना, दिस ऑल आर फॉर बोर्ड, मैं पहले से बोल दे रहा हूं ये बोर्ड के लिए है। इसके बाद प्लांट किंगडम में भी कुछ पोर्शन है जो डिलीटेड पोर्शन में आ रहा है, जैसे कि एंजियोस्पर्मी, क्लासिफिकेशन टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर एंड एग्जाम्पल्स, इस पे भी ध्यान देंगे। इसके अलावा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई डिलीटेड पोर्शन मेरे पास इंफॉर्मेशन में नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 में जाते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, और जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला पोर्शन आता है, आप सामने है आपके सामने। और मॉर्फोलॉजी, मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन पे है, और जिसमें से रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड, दीज आर द डिलीटेड पोर्शन। इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी कुछ पोर्शन डिलीटेड है। एनाटॉमी में एनाटॉमी एंड फंक्शनल डिफरेंट ऑफ द टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ का जो मेजर पोर्शन है वो शायद डिलीटेड है। ये बोर्ड के लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा, इस तरीके से आप देखेंगे देयर इज अ फुल डिटेल जो आपके सामने, ये पूरी की पूरी डिटेल है। ओके, ठीक है। तो अब जब आप इस पोर्शन को देखेंगे, इसमें फुल डिटेल आपको मिलती जाएगी, और ये डिटेल हम आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको पहुंचा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कुछ दिक्कत है, मिनरल न्यूट्रिशन में कुछ कमी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है, सो बजाय इसमें टाइम वेस्ट करने के ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किया गया। इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन जो हमें लेना देना नहीं है, ये क्योंकि 11 बोर्ड की बात है, प्रैक्टिकल पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को उन्होंने नहीं छुआ। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन वाला पोर्शन में थोड़ा सा चेंजेस हैं, और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंज है। इकोलॉजी में इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशूज में कुछ चेंजेस है। सो आप देख लीजिए, पीछे से भी चल सकते हैं, इन्वायरमेंटल इशूज, इकोसिस्टम, इसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में स्ट्रेटजीज, एनहांसमेंट ऑफ फूड, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है और दिए भी नहीं गए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कोई चेंजेस नहीं है।
और इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास ये फाइल है, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये वाली फाइल आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये पूरी फाइल डिलीटेड पोर्शन की आपको मिल जाएगी। और ये डिलीटेड पोर्शन में बार बार आपको बता दे रहा हूं, ये जो डिलीटेड पोर्शन है ये अभी केवल बोर्ड के लिए हुआ है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बोर्ड के लिए डिलीटेड पोर्शन है वो आगे एनटीए उसे नीट में भी कर देगा, पर जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे। अब पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको बस मेरे नंबर पे हाय लिख करके भेजना होगा और पीडीएफ बोल दिएगा। मेरा नंबर है 9319055284। ये वो नंबर है जिस पे आप मेरे को मैसेज कर देंगे, वो डिलीटेड पोर्शन की फाइल मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आप इसे देख लीजिए। ओके, अगर आप इतना देख पाएंगे तो उसके बाद हम लोग वापस अपने बात पर चलते हैं। ओके, सो हमने बोला कि एनटीए वाला पोर्शन क्या है। अच्छा, ये सब बात करने के बाद हम वापस लौटते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम पढ़ ये रहे थे कि हमारे टॉपिक क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। देखिए, आप इतना सारा पढ़ते हो, हम टीचर भी आपको बहुत सारा पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको अपना नॉलेज दिखा सकें। और जब हम इस पोर्शन में रहते हैं कि हम आपको कितना अपना नॉलेज सिखा सकें, तो हम कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाते हैं। और अगर हम आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं तो ये आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन जो है ये कभी भी बेटा नीट में नहीं पूछे गए। अच्छा, पिछले 5 सालों के इतिहास में लास्ट 5 ईयर्स में मैं इतना जानता हूं कि 90 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन तो लगभग हर बार एनसीईआरटी बेसिस पर, हमेशा एनसीईआरटी बेसिस पे 85 क्वेश्चन तो आए ही हैं। तो अब हमारे लिए जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल ग्रंथ हो जाती हैं, वेद हो जाती, कुरान हो जाती, गीता हो जाती है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ भी पढ़ रहे हैं बच्चा, तो आप ये समझ लो कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप पेपर देखने के बाद, जिन लोगों ने ये पेपर देखा और पेपर किया, पेपर सॉल्व किया, जिन लोगों ने भी 13 सितंबर का पेपर देख करके सॉल्व किया, वो सारे लोगों के मन में यही बात थी कि काश हम केवल एनसीईआरटी पे फोकस करते। और जब ऐसी फीलिंग आती कि काश, जैसे मैं पेपर देख रहा हूं और सिली मिस्टेक्स आप करते जा रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक करते जा रहे हो, तो उसका कारण ये है कि आप रिवीजन नहीं कर पाए, और रिवीजन नहीं कर पाए इस वजह से आपकी ये समस्या थी। और एक बात सुन लो, हम लोगों ने एमबीबीएस भी किया, एमबीबीएस के बाद हमने पीजी का भी एग्जाम दिया। मैं मेडिकल कॉलेज में जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो मेरे सीनियर मुझे बताते थे पॉलिसी, और वो पॉलिसी ये है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको अच्छा नॉलेज रखना है, अगर सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखना है, तो आपको एक पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, 1 विजन। एक बार तो उसका विजन होगा, विजन का मतलब होता है पहली बार पढ़ना, और उसके बाद उसके 3 रिवीजन। अगर 1 विजन और 3 रिवीजन की पॉलिसी आप फॉलो कर लेते हैं, आप किसी भी चैप्टर को, यानी पूरे के पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ के 3 बार रिवाइज कर लें, तो इसकी जो गेन परसेंटेज है आपके ब्रेन में, इसकी जो गेन परसेंटेज है वो 90% से ऊपर होती है। और अगर 90% से ज़्यादा चीज़ें आपको किसी भी टॉपिक में याद है, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर से कहूँगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा उस समय पर आप इस पॉलिसी को ध्यान में रखें। अच्छा, एक बात और आपसे करनी है, हालांकि आप सोच रहे होगे कि मैं टॉपिक शुरू करूं और ये बातें बंद करूं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेट सपोज ये सितंबर चल रहा है और अब हमारे पास है अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद मैं मई तक चलता हूं, क्योंकि हर साल मई में एग्जाम हो जाता है। अगर मई में नहीं हुआ तो जून तक में एग्जाम हो जाएगा, ये बात आप तय मान लीजिए, क्योंकि सेशन अगर एक लेट हुआ तो दूसरा सेशन हम लेट नहीं करेंगे। इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग 7 महीने या 8 महीने हैं, 7 मंथ्स है। और अगर मैं इन 7 मंथ्स को दिन में डिवाइड करूं और अगर मैं 30 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो हमारे पास लगभग दिन कितने हैं आप देख के चलें, 210 दिन के लगभग हमारे पास ये दिन है। और याद रखना, इन 10 दिनों में इंक्लूडेड है संडे और आपके हॉलीडेज,
आपकी ईद, दिवाली, होली, ये सब इसमें इंक्लूडेड है इन 210 डेज में। तो हमारे पास 210 दिन है। पहला पोर्शन आप ये ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और एनसीईआरटी 1 और 2 मिला लीजिए, आप दोनों देख लीजिए। एनसीईआरटी 1 प्लस 2, अगर इन दोनों को मिला करके देखेंगे तो हमारे पास 38 चैप्टर्स है। और इन 38 चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में अगर मैं 2 घंटे रोज पढ़ाऊं तो 3 दिन से 4 दिन से, किसी में 5 दिन लगता है, किसी में 9 दिन लगता है, किसी में 10 दिन लगता है। मैं अगर इसका एवरेज मान के चलूं हर एक चैप्टर को कि 6 डेज मान के चलूं, जो कि काफी कम है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। वैसे मुझे एवरेज 7 दिन मानना चाहिए। और इधर मैं 38 को 40 में कन्वर्ट कर लूं, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं कि यानी एक चैप्टर को लगभग 6 दिन लगेंगे, तो हमारे पास 240 दिन का सिलेबस है केवल विजन करने के लिए। और दिन हमारे पास कितने हैं? 210 दिन। अगर आप इस चीज को सही से प्लान नहीं कर रहे हो तो मेरी नजर में आप बेवकूफ हो। अब मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप इस चीज को प्लान नहीं कर रहे हो तो मेरी नजर में बेवकूफ हो आप। आपके पास मुश्किल से 210 दिन हैं, और इन 210 दिन में लगभग 240 दिन का सिलेबस है, 240 दिन का सिलेबस है आपको जो पढ़ना है। तो नो डाउट समस्या फिर अगर आ गई, अगर फिर से हमें सॉल्व करने की आ गई और फिर से हमारा कोर्स पूरा ना हुआ, तो जो कोर्स ना पूरा हो जाने की वजह से जो समस्या होती, जो प्रॉब्लम होती, जिसको लेकर के आप जाते हो, वो इस साल से बेहतर आप कभी समझ नहीं सकते। इस साल आपने देखा क्या क्या समस्याएं आई, यहाँ तक कि आपके सामने कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या समस्याएं आई और कोर्स पूरा नहीं हो पाया। तो वो लोग जो हैं, जो लोग पढ़ते वक्त बहुत क्लेवर हैं, याद रखना, जो पढ़ते वक्त बहुत क्लेवर है, अब की बार आपको क्लेवर स्टडी करनी पड़ेगी। क्लेवर स्टडी क्या है कि हम चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर वाइज में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो वेटेज है, उस वेटेज वाइज उस चैप्टर को हम लोग समय देंगे। अगर हमने किसी एक चैप्टर में ज्यादा समय दे दिया और अगर उसी चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन आते हैं और उसको हमने 20 दिन पढ़ लिया, 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया, कई बार हम लोग देखते हैं कि साइटोलॉजी चल रही है 1.5 महीने, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको मालूम है ये मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे साथ अगर आप आए हो तो ये मान के चलो कि हम लोग को विद इन टाइम कोर्स करना है, 1 विजन करना है, 3 रिवीजन करने हैं। 1 विजन मैं कराऊंगा, 1 रिवीजन मैं कराऊंगा, 2 रिवीजन आपको करने। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के अलावा आप और कुछ नहीं पढ़ सकते। देयर इज नो स्कोप ऑफ अदर बुक। और अगर आपका मन फिर भी नहीं मानता तो मैं समझा ही सकता हूं और मैं कुछ कर नहीं सकता। ये आपके सामने डाटा है, आपके सामने देख लो। तो मैं कह रहा हूं देयर इज नो स्कोप ऑफ अदर बुक। कुछ लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन भी लगाने हैं, वो कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो मैं उन बच्चों से बोलता हूं क्वेश्चंस के लिए आप अनसॉल्व ले लीजिए पिछले 10 साल के, लास्ट 10 ईयर अनसॉल्व तो आप ये लगा ही डालें। इसके अलावा हम लोग यहाँ से आपको क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उस स्टडी मटेरियल में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना और कौन कौन से क्वेश्चन करने, वो पीडीएफ फॉर्म में हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। सो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से सुनने वाले लोग अगर मेरे साथ हैं तो उनका काम अच्छी तरीके से चलने वाला है। और इस तरीके से अब हमारे पास पढ़ने के लिए चैप्टर आता है एनसीईआरटी 1। मैं हमेशा अपना चैप्टर एनसीईआरटी 1 से ही शुरू करता हूं, और एनसीईआरटी 1 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, इट इज नोन एज लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड, और यही टॉपिक है लिविंग वर्ड को, एनसीईआरटी 1 के लिविंग वर्ड के इस टॉपिक को मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं। सो अब आपके सामने एकदम ध्यान से समझने वाली बात है। अब जब आप देखेंगे ओके, ये रहा आपके सामने लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड के पहले आप लोगों को कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, ये आप पढ़ते रहेंगे। याद रहे
हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो याद रखने की भी जरूरत है, क्योंकि वो भी हम लोग पढ़ते हैं। पहले बात तो हम लोग अपना कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पहले हम इसे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी, अच्छी बात है कि हमारे पास एनसीईआरटी बेटा इस फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम लोग उस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, हम लिविंग वर्ड नाम के चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। चलिए, here is your first day, first class, that is known as a living word. So I am going to start the living word in detail. और क्या क्या क्वेश्चन है याद रखना, इस लिविंग वर्ड नाम के चैप्टर में जो वेटेज है, एक या फिर दो क्वेश्चन का वेटेज है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, दो से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे नहीं गए, एक या दो क्वेश्चन का वेटेज है। तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मालूम होना चाहिए व्हाट इज बायोलॉजी। ओके, सो बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लिविंग बीइंग, साइंस ऑफ लिविंग बीइंग। Biology is the science of living being, one point, or living process। जो लिविंग प्रोसेस इस दुनिया में चल रहे हैं उसकी साइंस को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी को मेनली दो हेड्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक को हम लोग बॉटनी के रूप में जानते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरा पोर्शन है जिसे हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी में पहला पोर्शन है जिसमें हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं और एनिमल से रिलेटेड बातें करते हैं। याद रहेंगे, एक बड़े फिलोसफर हुए हैं, इनका नाम रहा है बेटा अरिस्टोटल। हिंदी में हम लोग इन्हें अरस्तु के नाम से जानते हैं, अरिस्टोटल। याद रहेंगे, अरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। और हम ऐसा मानते हैं कि अरिस्टोटल ने पहली बार बायोलॉजी नाम की साइंस की स्थापना की और उसको आगे बढ़ाया। तो याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी ही इज अरिस्टोटल। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, सो हमारे पास लिविंग फॉर्म की जो स्टडी है, जो भी इस दुनिया में जीवित लोग हैं उनकी जो स्टडी है, उस स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोल रहे हैं। सो ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट इज लिविंग। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग और व्हाट इज लाइफ। एनसीईआरटी जो पहला पॉइंट पूछती है कि व्हाट इज लाइफ, और वो बताती है कि लाइफ के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आप फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, आप ये पूछते हैं कि भाई फिलॉसफी की बात करते हैं, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, ऐसी फिलॉसफी आप लोग आपस में बहुत डिस्कस करते होंगे। और दूसरा इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि हम लोग साइंटिफिकली लाइफ को क्या समझें। तो याद रखना, जब भी हम लोग लाइफ को डिस्कस करने के जाते हैं तो हमारे पास दो एस्पेक्ट आते हैं, वन इज नोन एज फिलोसफिकल एस्पेक्ट और दूसरा हमारे पास आता है साइंटिफिक एस्पेक्ट। साइंटिफिक मीन से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए लाइफ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। याद रखना, लाइफ को समझाने के लिए देयर आर सम कैरेक्टर्स। साइंटिफिक पोर्शन ऑफ द लाइफ को समझाने के लिए देयर आर सम कैरेक्टर्स, जिनको आपको एक एक करके पॉइंट याद रखना चाहिए। याद रखना, पहला कैरेक्टर है, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा वो ग्रोथ करेगा। देखिए, यहां से आपकी स्टडी चालू हो जाती है क्वेश्चन की बेसिस पर। पहला एस्पेक्ट है ग्रोथ और दूसरा एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन। पहले तो आप इसकी एक लाइन बना लें, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सेंसिटिविटी।
अगर आपको कोई दिक्कत आ रही सेंसिटिविटी समझने में, आपको लग रहा है कि नहीं सर सेंसिटिविटी समझ में नहीं आ रही या सेंसिटिविटी को दिक्कत आ रही, ये कहां पर चल रहा है आवाज, अच्छा बाहर आ रही सेंसिटिविटी, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे उसमें लिखा होगा सेंसिटिविटी के बारे में, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ओके, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं उनको बहुत ध्यान से देखना। और चौथा पॉइंट होगा रेस्पॉन्सिवनेस। याद रखना, पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ, दूसरा पॉइंट हो गया रिप्रोडक्शन, तीसरा पॉइंट हो गया सेंसिटिविटी, चौथा पॉइंट होगा रेस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को मिला करके हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में समझते हैं। इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। जिस भी ऑर्गेनिज्म में अपने एनवायरनमेंट को समझने की क्षमता है, सेंस करने की क्षमता है, उसे बोलेंगे सेंसिटिविटी। और एनवायरनमेंट को समझ करके उसको रेस्पॉन्स करने की क्षमता है, उसे बोलेंगे रेस्पॉन्सिवनेस। तो जो अपने एनवायरनमेंट को समझ ले और रेस्पॉन्स कर दे, हम बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है। तो मेरे साथ बोलिए, पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, तीसरा हो गया सेंसिटिविटी, चौथा हो गया रेस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में बोला है। इसके अलावा पांचवा मैं यहां पर लिख रहा हूं मेटाबॉलिज्म, आप इस बात को भूले नहीं। द फिफ्थ इज मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ इज मेटाबॉलिज्म। छठा पॉइंट है रेप्लिकेशन, एबिलिटी टू रेप्लिकेट। प्लीज भूलिएगा मत, मैं जब ये पॉइंट आपसे पूछूं दोबारा रिवाइज करूं, आप चाहे जहां बैठे, चाहे आप ऑनलाइन बैठे, कहीं भी बैठे, आपके मुंह से ये आवाजें आनी चाहिए, तभी आपको फील आएगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के पढ़ रहे हैं। चलिए बोलिए, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा सेंसिटिविटी, चौथा रेस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को मिलाकर क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, इसके बाद रेप्लिकेशन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाने की क्षमता भी लिविंग में ही है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। इसके अलावा इंटरेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेक्शंस। और इंटरेक्शंस का मतलब है जो भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता। तो बोलोगे वही तो सर कॉन्शियसनेस है। नहीं, कॉन्शियसनेस का मतलब है आपने समझ लिया, आपने रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन आप इंटरेक्ट, रिलेशनशिप बना रहे, दैट इज नोन एज इंटरेक्शंस। और इंटरेक्शंस के बाद इट इज द मेन प्रॉपर्टी जो मैं सबसे बाद में लिख रहा हूं, इट इज नोन एज इमरजेंस। और यकीन मानिए इनमें से एक भी पॉइंट मैंने एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा है। आपको लगेगा कि सर आपने बड़े पॉइंट पढ़ा दिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, फिर पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। 9 पॉइंट मैंने लाइव के पढ़ाए हैं। देखिए कुछ लोग मेरी इस आदत से परेशान हो जाते हैं कि सर आपने लिखने नहीं दिया। आपने लिखने नहीं दिया, आपकी एनसीईआरटी से बाहर मैं कोई चीज पढ़ाता नहीं। आपके सामने मैं फिर से वो 8 पॉइंट एक एक करके लिखता हूं। 9 पॉइंट। पहला पॉइंट आप देखेंगे इट इज ग्रोथ, आप मेरे साथ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन, ये बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हो। तीसरा पॉइंट है सेंसिटिविटी, थैंक यू वेरी मच, सेंसिटिविटी, अगर कोई लिविंग है तो तीसरा पॉइंट है सेंसिटिविटी। चौथा पॉइंट है रेस्पॉन्सिवनेस, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद पांचवा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। और एक एक करके इन सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करना है, जिनमें से सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को हम लोगों ने कॉन्शियसनेस का नाम दिया है, आप भूलिएगा मत, इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। छठा पॉइंट हमने आपके सामने बोला सेल्फ रेप्लिकेशन, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवां पॉइंट बोला आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, भूलिएगा मत, इट इज नोन एज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। आठवां पॉइंट आपको बोला गया इंटरेक्शंस, आप याद रखिएगा इंटरेक्शंस। और 9वां पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इट इज नोन एज इमरजेंस। अगर आपकी बुक में ये पॉइंट नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब आप एनसीईआरटी सही ढंग से नहीं पढ़े हो। मेरे साथ एक बार बोलिए, नंबर 1 इज नोन एज ग्रोथ, नंबर 2 इज नोन एज रिप्रोडक्शन, नंबर 3 इज नोन एज सेंसिटिविटी, नंबर 4 इज नोन एज रेस्पॉन्सिवनेस, नंबर 5 इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, नंबर 6 इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेशन, नंबर 7 इज नोन एज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 8 इज नोन एज इंटरेक्शंस, इट इज नोन एज इंटरेक्शंस, और नंबर 9 इज नोन एज इमरजेंस। ये जो 9 क्वालिटी हैं, ये 9 क्वालिटी जिस ऑर्गेनिज्म के पास हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग बोलेंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वेदर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल। और इन 9 की 9 बेटा करेक्टर्स को एक एक करके हमारे को पढ़ना चाहिए और हम लोग को एक एक करके इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट पॉइंट, इट इज नोन एज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? वैसे तो हिंदी में इसे बोलते हैं वृद्धि। आप किसी भी चीज में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे ग्रोथ। आप बोलेंगे सर मैं प्रॉपर्टी में ग्रो कर रहा हूं, मैं मास में ग्रो कर रहा हूं, मैं सर पैसे में ग्रो कर रहा हूं। सो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ याद रखेंगे। आपकी एनसीईआरटी बोलती है द ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास। पहला ट्विन कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रोथ की 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको लर्न करने। पहला कैरेक्टर है इंक्रीज इन मास, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ जाए। ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो मैं यही बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास, अगर किसी भी और बॉडी का मास बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि यस इट इज ग्रोइंग, या फिर इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो 2 चीजों को इंक्रीज करना है। अब एक छोटा सा नोट्स यहीं पे बना लीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ाने की बजाय आप अपनी एनसीईआरटी के कोने में लिख लीजिए, जहां पर भी हमें ग्रोथ मिलेगी वहां पर या तो मास इंक्रीज हो रहा होगा और या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे होंगे। चलिए 2 पॉइंट, नंबर 1 इज इंक्रीज इन मास, नंबर 2 इज नोन एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। 2 कैरेक्टरिस्टिक पहले मैंने बोल दिया, देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक इन रिगार्डिंग टू ग्रोथ। अब याद रखने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी मैं किसी प्लांट की बात करूं, लेट सपोज इट इज अ प्लांट, अगर आपको ये प्लांट समझ में आ रहा है तो आप जानते हो प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट की केस में बात बता रहा हूं, प्लांट में पाए जाते हैं यस मेरिस्टम। मेरिस्टम ये आपने एनाटॉमी में पहले पढ़ रखा है और आप जानते हो मेरिस्टम जो होते हैं इनकी जो होती है सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन करते हैं। अब आपके बारे में जब मैं प्लांट की बात कर रहा हूं तो प्लांट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए कैसे टॉपिक आगे बढ़ता है और कैसे कैसे आपको पिक्चर मेमोरी समझनी चाहिए। अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं और उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं खाली प्लांट की बात करूं तो प्लांट के पास है मेरिस्टम, और आप सब लोग जानते हो कि ये 3 तरीके के मेरिस्टम हैं जो हर एक प्लांट में पाए जाते हैं। 1 इज नोन एज एपिकल मेरिस्टम, याद करो। नंबर 2 इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड नंबर 3 इज नोन एज यस इट इज नोन एज लैटरल मेरिस्टम। घबराइएगा मत, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझना चाहिए। अगर रूट टिप और सूट टिप, ये रूट टिप और सूट टिप में कोई बेटा मेरिस्टम प्रेजेंट है, इट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टम। अगर इंटर नोड के बीच में, आपको मालूम है 2 नोड्स के बीच में ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये सब नोड है, इनके बीच के गैप का नाम है इंटर नोड्स। और यहां जो नोड्स हैं, ये नोड्स में जो बेटा मेरिस्टम होता है इट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आपके सामने एक मेरिस्टम है
एपिकल मेरिस्टम और दूसरा मेरिस्टम है इंटर कैलरी मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम ग्रो करेगा, पौधा लंबाई में बढ़ेगा, पौधा लंबाई में बढ़ेगा। इंटर कैलरी मेरिस्टम ग्रो करेगा तब भी पौधा लंबाई में बढ़ेगा। और तब हम बोलते हैं एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टम जब भी ग्रो करेंगे पौधे में लेंथ में ग्रोथ होगी, ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ। और जब मैं ग्रोथ इन लेंथ की बात कहता हूं तब आपको एक शब्द दिया जाता है प्राइमरी ग्रोथ। आपको याद होगा, बहुत बार आपने पढ़ा है कि पौधे प्राइमरी ग्रोथ करते हैं तो अपनी लंबाई बढ़ाते हैं, लेकिन लैटरल मेरिस्टम में बेटा कॉर कैम्बियम जैसी कैम्बियम है, और जब लैटरल मेरिस्टम ग्रो करेगा तो पौधा चौड़ाई में बढ़ेगा, और अगर चौड़ाई में बढ़ेगा तो ऐसी ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, आपको लगेगा अचानक ग्रोथ पढ़ाते पढ़ाते मैं एनाटॉमी में कैसे एंट्री कर गया। मैं इस चीज में एंट्री कर रहा हूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो भी प्लांट में मैं ग्रोथ का दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक इंक्रीज इन मास है, दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ दिखा रहा हूं उस ग्रोथ का कारण है सेल डिवीजन। क्या दिखा रहा हूं? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन करने का कारण है क्योंकि उनके पास है मेरिस्टम, और मेरिस्टम के नाम है एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। अगर आप घबराए हो तो फिर से रुक जाए, फिर से सुनो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, इन बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म है प्लांट, और इस प्लांट के पास प्रेजेंट है मेरिस्टम, और मेरिस्टम में प्रेजेंट है सेल डिवीजन की कैपेसिटी। फिर से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म है प्लांट, उसके पास है मेरिस्टम, मेरिस्टम में है सेल डिवीजन, और इस सेल डिवीजन की वजह से उनमें प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। इन मेरिस्टम के नाम है एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। अब आप बताइए पौधा कब तक ग्रो करेगा? यस, मल्टी सेलुलर प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। ये पॉइंट पढ़ाने के लिए मुझे मेरिस्टम पढ़ाने पड़े। थ्रू आउट लाइफ आपके एनसीईआरटी में बोलते हैं कि जो बेटा हमारे प्लांट होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ जिंदगी भर ग्रो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मेरिस्टम थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहते हैं, और अगर थ्रू आउट लाइफ इनके मेरिस्टम प्रेजेंट रहते हैं तो याद रखना इनके थ्रू आउट लाइफ सेल डिवीजन चालू रहता है, और थ्रू आउट लाइफ अगर सेल डिवीजन चालू रहता है तो इनमें प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, लंबाई बढ़ना और चौड़ाई बढ़ना थ्रू आउट लाइफ चालू रहता है, जिंदगी भर चालू रहता है। तो पौधों में जो ग्रोथ होती है, दिस ग्रोथ इज थ्रू आउट लाइफ। अब जरा एनिमल की बात करिए, और जब भी हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ह्यूमन एज अ एनिमल जरूर आता है। वैसे बाकी एनिमल में भी ये बात लागू होती है, लेकिन मैं ह्यूमन एज अ ह्यूमन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम है हमारी बोन्स, हमें मालूम है फीमर, टीबिया, फीबुला, हम सब जानते हैं हमारे पास पैरों में बोन्स है, हमें मालूम। अब इस किसी भी बोन में यहां पर है एपीफाइसिस। किसी एक बोन को उठा लीजिए और उस बोन के जो एंड हैं, दीज एंड आर नोन एज एपीफाइसिस। और इन एपीफाइसिस में होते हैं ग्रोथ सेंटर। याद रखिएगा, इन एपीफाइसिस में पाए जाते हैं ग्रोथ सेंटर, और इन ग्रोथ सेंटर की वजह से बोन्स लंबी होती रहती है। अगर बेटा ये एपीफाइसिस है तो बोन्स लंबी होती रहेंगी, और अगर बोन लंबी होती रहेंगी, याद रखना अगर बोन लंबी होती रहेंगी तो आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आप लंबाई में बढ़ते जाएंगे। आप खुद अपने बारे में सोचिए। लेकिन इस लंबाई का बढ़ना इस बोन पे डिपेंड करता है। और याद है अप टू प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के कुछ सालों तक, प्यूबर्टी तक आते आते ये एंड बेटा बंद हो जाते हैं, और अगर एंड बंद हो जाते हैं तो इनकी ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ नहीं हो सकती। सो इन एनिमल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, फिर से देखना मैंने क्या लिखा, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर अप टू अ सर्टेन टाइम, अप टू अ सर्टेन टाइम। एक टाइम के बाद ये ग्रोथ नहीं होगी। अब आप मुझे देखो, अपने सर को देखो, मैं जितना लंबा हूं
अब इसमें लंबाई नहीं बढ़ सकती। कुछ लोग वहां पर बैठे हुए बोल रहे होंगे सर चौड़ाई तो बढ़ सकती है। यस, दिस इज नॉट सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की बात है। आप मेरी तरफ मजाक सरकाज़्म में कोई भी बात करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पौधों में बेटा जिंदगी भर क्यों ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि उनमें मेरिस्टेम होते हैं। और एनिमल में ये मेरिस्टेम जिंदगी भर, मेरिस्टेम क्या, स्टेम सेल्स बोलते हैं, इनमें जिंदगी भर नहीं होती। और ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये ग्रोथ बंद हो जाती है। तो सेल डिवीजन से अगर कभी एनिमल की ग्रोथ आपको सिखानी हो तो इट इज अप टू सर्टेन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद ये एनिमल की ग्रोथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, आप इतना मान के चलिए। अच्छा, एक बार एनिमल को फिर से कंसिडरेशन में लीजिए। मैंने क्या बोला, एनिमल, और वो भी कैसे एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल। और मल्टी सेलुलर एनिमल में भी हमने कौन कौन से एनिमल लिए, मल्टी सेलुलर एनिमल, और मल्टी सेलुलर एनिमल में हम लोगों ने क्या किया, ग्रोथ जो होगी वो सर्टेन टाइम पीरियड तक होगी, सर्टेन टाइम पीरियड, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि एनिमल में सेल डिवीजन ही बंद हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला, मैं फिर से बोल दूं, मैंने ये नहीं बोला है कि उनमें सेल डिवीजन बंद हो जाएगा। नो, मैंने ये बोला है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो बोले बात तो एक ही है सर, अगर सेल डिवीजन बंद हो गया तो ग्रोथ बंद हो गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन एनिमल में सेल डिवीजन चलता रहता है, बट दिस सेल डिवीजन इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, या फिर आप लोग बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ द टिश्यू। देखिए होता क्या है, आप सामने मेरे हैं नहीं और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको कितना टॉपिक समझ में आ रहा। फिर से सुनो, एनिमल में सेल डिवीजन से ग्रोथ होना ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक है, यानी मैं लंबाई कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक ही बढ़ा सकता हूं। पर क्या मेरी स्किन में निकलने वाली एपिडर्मिस बार बार रीजनरेट होती रहेगी? यस, बार बार रीजनरेट होगी। किस प्रोसेस से रीजनरेट होगी? सेल डिवीजन से। इसका मतलब सेल डिवीजन चलता रहेगा, लेकिन वो सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए नहीं चलेगा, बल्कि रीजनरेशन ऑफ टिश्यू के लिए चलेगा। सो हमें ये याद रखना है कि यस, एनिमल में ग्रोथ तो सर्टेन टाइम पीरियड तक होगी, लेकिन बेटा सेल डिवीजन चलता रहेगा फॉर रीजनरेशन। अच्छा भाई, इसके बाद मैं छोटा सा क्राइटेरिया आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑल्दो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं जल्दी जल्दी से रिकैप करने की बात कोशिश करता हूं। चलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जरा सा भी दिक्कत मत करना, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप अक्सर मिस कर जाते हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले लिखेंगे प्लांट, दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल्स। आपको मालूम है प्लांट और एनिमल में प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की बात कर रहा हूं, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ, लाइफ टाइम चलती रहेगी। अगर कोई पूछे कारण, तो उसका कारण है दे हैव मेरिस्टेम। याद रखना, इनमें मेरिस्टेम पाया जाता है और मेरिस्टेम जिंदगी भर पड़ा रहता है। नाउ एनिमल में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन में देखो, छोटा छोटा टॉपिक बना रहा हूं, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का जो ग्रोथ है, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन है, सर्टेन एज तक होगा। सर्टेन एज के बाद क्या सेल डिवीजन बंद हो जाएगा? नो, सेल डिवीजन होगा लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद जो सेल डिवीजन होगा वो केवल रीजनरेशन के लिए होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए और इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान है। अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो डाउट मैंने आपको किंगडम अभी पढ़ाए नहीं है, पर आप क्या जानते भी नहीं? जानते हो। आपको मालूम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, या तो मोनेरा के मेंबर हैं
और या तो बेटा प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। याद रखना, मोनेरा के मेंबर्स में से आपके सामने बैक्टीरिया हुआ, और प्रोटिस्टा के मेंबर में से आपके सामने बेटा अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, या आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए। मैंने यही 2 ऑर्गेनिज्म देखे हैं, उठाए हैं ताकि आपको समझा सकूं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर एक बैक्टीरिया है या एक अमीबा है, लेट्स सपोज इट इज वन अमीबा। अब एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया ग्रोथ करना चाहता है, जरा आप मेरे को बताइए, ग्रोथ करना चाहता है बाय सेल डिवीजन, और वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सेल डिवीजन करता है, एक कोशिका को 2 कोशिका में कन्वर्ट कर देता है। बड़ी आफत है, आप इस आफत को शायद समझ नहीं पा रहे। क्या बड़ी आफत है? ये एक बैक्टीरिया था, एक ऑर्गेनिज्म था, इस ऑर्गेनिज्म ने सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करने की कोशिश की, और जैसे इसने ग्रोथ करने की कोशिश की, इसने अपने आप को मिटा करके 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दिए, और 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते ही इस एक बैक्टीरिया का विभाजन 2 पार्ट में हो गया। तो हमने देखा क्या कि ये बैक्टीरिया ग्रोथ करने गया था, लेकिन ग्रोथ करने की बजाय यहां पर क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। देखिए आप लोग ध्यान से, ग्रोथ करने की बजाय एक बैक्टीरिया ने अपने बच्चे बैक्टीरिया पैदा कर दिए, अपने जैसे बैक्टीरिया पैदा कर दिए, और अपने जैसे लोगों को पैदा करना, इट इज रिप्रोडक्शन। और एनसीईआरटी की एक लाइन की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए मैं इसे हटा रहा हूं फिर से, आप इसको समझ लीजिए, प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों बेटा ग्रोथ करते हैं, और दोनों के दोनों ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन से, लेकिन प्लांट में ये ग्रोथ सर्टेन एज तक होगी, लेकिन एनिमल में ग्रोथ प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होगी, और एनिमल में सर्टेन एज तक होगी। फिर भी सेल डिवीजन चलता रहेगा, और उस सेल डिवीजन का कारण होगा, वह किसके लिए होगा बेटा? रीजनरेशन के लिए। फिर जब मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ आया, और मैंने बैक्टीरिया और अमीबा जैसे एग्जांपल बताए, तो मैंने बताया बैक्टीरिया अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म, ये रहा वो बैक्टीरिया, इसके जैसा ऑर्गेनिज्म अगर सेल डिवीजन करने जाए, अगर मैं बोलूं कि भैया चलो सेल डिवीजन करो और सेल डिवीजन करके ग्रोथ करो, तो वो कहेगा ठीक है, मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, मैं एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म हूं, और मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही मेरी पहचान है, और अगर मैं सेल डिवीजन करूंगा तो मैं एक कोशिका से 2 कोशिका बना दूंगा। तो मैं कहूंगा भैया जब आप 1 से 2 बनाते तो आप मिट करके 2 प्रोजेनी में चले जाते हो, तो सर जी ये तो रिप्रोडक्शन हो गया। यस, यहां पर हमने कराई ग्रोथ है, याद रखना, हमने कराई ग्रोथ है, हो रिप्रोडक्शन गया। याद रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये याद रखना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिमस, यानी पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ और या फिर रिप्रोडक्शन एक ही बात है, बंदा करने गया सेल डिवीजन, हो गया रिप्रोडक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी एक और बात लिखती है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग बात है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये लाइन भी आपको मिलेगी, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ अलग है, जब वो ग्रो कर रहे होंगे तो अलग काम कर रहे होंगे, और रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे तो अलग काम कर रहे होंगे। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सिनोनिमस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस। When there is multicellular organism, और जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करेगा तो सेल डिवीजन करते वक्त उसकी ग्रोथ अलग होगी और रिप्रोडक्शन अलग होगा। इसका मतलब है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात नहीं है, किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये अलग एक्सक्लूसिव बात है, वो अलग एक्सक्लूसिव बात है। लेकिन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो ऑर्गेनिज्म करने जाएगा ग्रोथ,
और हो जाएगा रिप्रोडक्शन। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहा जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिमस, एक ही बात की तरह बिहेव करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी मुख्य बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं तो मैंने आपके सामने ग्रोथ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश की। अच्छा, इसमें से एक छोटा सा ग्रोथ का एक्सेप्शन भी आता है और वो एक्सेप्शन एनसीईआरटी ने बखूबी आपको समझाने की कोशिश की है। बोलते हैं नो डाउट अगर ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास है, इफ ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास, अगर ग्रोथ का मतलब केवल इंक्रीज इन मास है तो इंक्रीज इन मास का तो बेटा किसी भी बॉडी में, मान लीजिए बॉडी है, उस बॉडी में इंक्रीजमेंट तो बेटा मास में इंक्रीमेंट तो एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस से भी हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस से भी हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंस किसी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे तो उस बॉडी का साइज बढ़ने लग सकता है। वो बोलते हैं ये लीजिए माउंटेन्स, ये है माउंटेन्स, पहाड़ है, और इन माउंटेन्स में आइस डिपॉजिट होने लगी। ये लो आइस डिपॉजिट होने लगी, और आइस डिपॉजिट होने लगी तो भैया इनकी तो ग्रोथ होने लगी, माउंटेन ग्रो करने लगे क्योंकि माउंटेन का मास बढ़ने लगा। उन्होंने कहा बोल्डर्स हैं या सैंड माउंट्स हैं। सैंड माउंट्स का मतलब है बेटा आपको ये रेगिस्तान में छोटे छोटे टीले मिलेंगे बेटा बालू के, एक बालू के टीले में बेटा और सारी बालू आकर के डिपॉजिट हो गई तो ये भी तो अक्यूमुलेशन हो गया, तो ये तो ग्रोथ हो गई। तो वो कहते हैं कि माउंटेन्स आर नॉन लिविंग, सैंड मोल्ड आर नॉन लिविंग। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन मास तो नॉन लिविंग भी कर देते हैं। इसका मतलब ग्रोथ कर देना, ग्रोथ को कर देना, ग्रोथ कर देना ये काम तो नॉन लिविंग का भी है। और अगर नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर देते हैं इसका मतलब ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सो यहां पर आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं क्योंकि ग्रोथ लिविंग भी शो करते हैं और ग्रोथ नॉन लिविंग भी शो कर देते हैं। अ काइंड ऑफ ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो कर देते हैं, इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। अगर मैं बोलूं कि क्या ग्रोथ लिविंग बीइंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग लोग भी कर देते हैं। अब देखिए मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक पढ़ाए और इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के मेन पॉइंट से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या आप इतना सीख पाए? अगर इतना सीख पाए तो आपको सुना होगा व्हाट इज लिविंग, लिविंग के कैरेक्टर में मैंने 9 कैरेक्टर गिनाए। आप जरा मुझे बताइए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन यस, सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस यस, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते थे, रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इमरजेंस। फिर हमने ग्रोथ को डिफाइन करने की कोशिश की आपके सामने। चलिए अब हम आपके सामने इस चैप्टर को फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, इसे हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद एक साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बात याद रखनी चाहिए। इनका नाम है अर्नस्ट मायर, ये याद रखिएगा। अर्नस्ट मायर के बारे में बोला गया है कि इन्हें ट्रिपल क्राउन, ये रहा वो ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी, 3 रिवार्ड्स मिले। इनमें से एक बेल्जियन प्राइज है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी 1994 है, 1983 है, एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 99 है। मेयर जो है वो 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। याद रखना इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था जो मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं। खैर अगर आप इतना सीख गए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग
इसके बाद हमारे पास ये पेज आता है, इसमें भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नाउ यहां पर एक पॉइंट आता है व्हाट इज लिविंग। अगर आप लिविंग समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट हैं जो समझने चाहिए, जो मैंने 7 क्वालिटीज आपको दिखाई है। देखिए लिखा हुआ है 8, ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, ये है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, जिसको मैंने लिखा था सेंसिटिविटी, इसी को मैंने सेंसिटिविटी लिखा था, आप भूलिएगा मत। इसके अलावा माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स, सुटेबल रेस्पॉन्स को हम लोगों ने बोला था रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस। तो याद रखना, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हो गया। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इसके अलावा इंटरेक्शन और इमरजेंस। अगर आपको यकीन ना हो तो मैंने आपके सामने एनसीईआरटी की लाइनें तक बोल दी, तो अब आप एनसीईआरटी की इन लाइनों को अंडरलाइन कर लें। यस, मेरे साथ बोलिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू सेंस, रेस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन एंड इमरजेंस। अभी आपके सामने मैंने ये पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ाए। ऊपर पहुंचिए आप, जैसे ही ऊपर आप पहुंचते हैं, ओके, आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक आता है, व्हाट इज लाइफ। लाइफ के बाद ग्रोथ, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। यहां पर आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना है, प्लांट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूअस थ्रू देयर लाइफ स्पैन। और ये कौन है बेटा, ये प्लांट है, इसके ऊपर आपके सामने प्लांट लिखा होगा। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट। ये किसके बारे में है, एनिमल। एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन इन अप टू अ सर्टेन एज, एक एज के बाद ये ग्रोथ बंद हो जाती है। इसके अलावा जो आपको समझना चाहिए वो क्या है, ये देखिए, इन्होंने लिखा इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये लाइन बहुत बार बच्चों को समझाने में मुश्किल होता है। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी मल्टी सेलुलर प्लांट हो या मल्टी सेलुलर एनिमल हो, उसमें ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, दोनों एक ही बात नहीं है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात एक ही है। इसके बाद उन्होंने बोला माउंटेन्स में भी ग्रोथ हो सकती है, बोल्डर्स में भी ग्रोथ हो सकती है, सैंड माउंट्स में भी ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट, कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी टेकन नहीं की जा सकती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप इसे अंडरलाइन करते जाइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, दैट इज ग्रोथ, दैट इज, यू नो दैट, वो हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा, ओके, वो आता है रिप्रोडक्शन का। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आई थिंक ये विजिबल है, नहीं विजिबल है, ओके। ओके, okay, so next topic is reproduction, whether it is visible or not visible, what is the problem, फोकस कैसे हो गया आपको, ऑटो फोकस। अच्छा, क्या अभी ये विजिबल है, और ये वाइट क्यों नहीं चल रहा, अभी विजिबल है, नहीं विजिबल है, येलो ले कितना, यही बैकग्राउंड। अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड की जो लाइट है उसको डाल, ये बहुत ज़्यादा। okay, okay, now here is a pen, okay, okay,
So there is a next topic known as reproduction. जैसे हम लोगों ने ग्रोथ को डिटेल में पढ़ा, वैसे ही हमारे पास रिप्रोडक्शन को भी डिटेल में पढ़ने के लिए टॉपिक है. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन दो शब्दों से बना हुआ है. वन इज नोन एज री, दैट इज नोन एज अगेन, एंड प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस. प्रोडक्शन का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस. सो व्हेन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को री अगेन अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस कर दूं, देन इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. याद रखना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise young ones similar to itself. अपने जैसे लोगों को पैदा करना, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. और याद रखना, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक. अभी मैंने डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग नहीं बोला. यस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना है, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी संतति को पैदा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं. अपने जैसे जैसे लोगों को इस दुनिया में छोड़कर जाने के लिए आए. तो याद रखना, रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, अपने जैसे लोगों को इस दुनिया में प्रोड्यूस करना. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन शब्द भी आया री अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अच्छा, जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम यहां पर तीन तरीके के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और आप ये भूलेंगे नहीं कभी. नंबर वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अच्छा, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं. वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नंबर टू इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, इस हेडिंग की तरह नहीं लिखा है, मैंने जो कुछ भी लिखा उसे हेडिंग में क्रिएट कर दिया है. एंड नंबर थ्री इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. याद रखेंगे तो हमारे पास टोटल तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो शब्द आया है वो आया है बेटा कायिक प्रजनन से. तो कुछ इंग्लिश मीडियम के लोग अचानक बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे कि सर ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द सही है, ये कायिक प्रजनन हिंदी में मत लिखिए. पर मैं बच्चों से बोलता हूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में ही समझना चाहिए. काया, काया मतलब बॉडी. When body part itself involve in the reproduction, जब बॉडी पार्ट ही रिप्रोडक्शन करने लगे, then it is known as vegetative reproduction. When the body part, लिख दे रहा हूं मैं, when the body part itself involve in reproduction. अब आपको ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे, हिंदू माइथोलॉजी में तो बहुत है. जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मैं अगर एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करूं तो मेरी बॉडी का पार्ट ही रिप्रोडक्शन कर दे. जैसे मैं एक अंगूठा काट करके अपना फेंकूं और जैसे ही अंगूठा नीचे गिरे उसमें से नए सर तैयार हो जाए, तो मेरी बॉडी पार्ट ने एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर दिया. आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, रक्त बीज का रक्त गिरा, नया राक्षस पैदा हो गया. इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. शंकर भगवान के बाल तोड़े, बाल नीचे गिरे और उनमें से नए राक्षस पैदा हो गए. इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो याद रखना, इस तरीके की माइथोलॉजी, इस तरीके की बातें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, जब उनका वेजिटेटिव बॉडी पार्ट ही रिप्रोडक्शन करने लगता है. तो फिलहाल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise young ones similar to itself. अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देना, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. खैर, यहां पर तीन तरीके का रिप्रोडक्शन है. वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर टू इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर थ्री इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और मैं आपको बताता चलूं,
इन तीनों रिप्रोडक्शन का एक ना एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा है, तो आप उससे बच नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपकी बॉडी का एक पार्ट टूट जाए और टूट करके नई बॉडी को पैदा कर दे। याद रखना, बॉडी पार्ट इट सेल्फ टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुल मिलाकर के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मैं तीन तरीके से जानता हूं। वन इज नोन एज बडिंग, दूसरा है बाइनरी फिजन या फिर केवल फिजन, आप फिजन शब्द भी यूज कर सकते हैं, फिजन, और तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। और इनकी डिटेल आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैं और पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहां पर जितना शब्द लिखा है उतना याद रखो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन तरीके के रिप्रोडक्शन, बडिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। आप लोगों ने देखा होगा ईस्ट, एक बेटा फंजाई है, उस ईस्ट में एक बड निकली, अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ और वो बड टूट कर गिर गई और नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर दी। इस तरीके के प्रोसेस का नाम है बडिंग। यहां पर आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हाइड्रा का और दूसरा ईस्ट का। मैं एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इस जगह पर इस चैप्टर में हाइड्रा और ईस्ट की बडिंग वाला एग्जाम्पल देखा। नाउ फिजन, फिजन में बाइनरी फिजन है, ये अमीबा करते हैं। अमीबा अपनी एक सेल से बहुत सारी सेल तोड़कर बना सकते हैं और बहुत सारे अमीबा पैदा कर सकते हैं, दीज आर फिजन। जैसे बैक्टीरिया एक सेल से दो सेल बना सकती है, दैट इज बाइनरी फिजन। बहुत सारी सेल बना सके, इट इज मल्टीपल फिजन। अगर एक सेल से दो सेल बन जाए, इट इज बाइनरी फिजन, और मल्टीपल बेटा फिजन हो जाए तो ये अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। नाउ द फ्रेगमेंटेशन, फंगस का जो अक्सर एक थैलस होता है, फंगस की जो बॉडी होती है उसे हम लोग बोलते हैं थैलस, और इस थैलस का फ्रेगमेंट टूटकर जब कभी बेटा जमीन पर गिरता है उससे पूरा फंगस पैदा हो जाता है, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। जनरली फंगस या फंजाई का करेक्टर है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि यहां पर चैप्टर में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बातें यहां पर आपको लिखी मिलेंगी। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज नथिंग बट इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रजनन, काया के द्वारा होने वाला प्रजनन, ऐसा प्रजनन जिसमें बॉडी पार्ट ही रिप्रोडक्शन करने लगे, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आपकी बॉडी में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्षमता होती, हम लोगों में नहीं होती, हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, अगर होती तो हमारा बॉडी पार्ट टूट करके नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता। अच्छा, याद रखना, बडिंग का एग्जाम्पल आपके सामने बुक में दिया गया है, ईस्ट एंड हाइड्रा, वो आपने पढ़ लिया, यहीं पर पढ़ लिया। इसके अलावा फिजन के एग्जाम्पल में अमीबा पढ़ लिया आपने। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल में आपने पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल में आपने पढ़ लिया फंजाई। अपार्ट फ्रॉम, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम बडिंग जो आपको अभी अभी मैंने पढ़ाई, नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम फिजन जो भी अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, एंड अपार्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। याद रखना, बडिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन के अलावा there is one process, one feature, that is regeneration। ये रीजनरेशन भी रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। when we take the case of प्लेनेरिया, प्लेनेरिया नाम के ऑर्गेनिज्म का, ये प्लेनेरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रू रीजनरेशन पाए जाते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। मान लीजिए ये प्लेनेरिया नाम का ऑर्गेनिज्म है, तो इस प्लेनेरिया नाम के ऑर्गेनिज्म को आप कट कर दो, आप इसको 3 हिस्से में कट कर दो। लेट्स सपोज इसको तुमने 3 हिस्से में कट कर दिया और ये 3 हिस्से तुमने अलग अलग करके डाल दिए, तो होगा क्या, ये तीनों हिस्से अपना बाकी पार्ट रीजनरेट कर लेंगे। सी, अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट इतना था, बाकी पार्ट ये रीजनरेट कर लेगा, यानी फुल ऑर्गेनिज्म को इस टूटे हुए हिस्से से पैदा कर लेगा।
अच्छा, जो बीच वाला पोर्शन है, सीधे जो बीच वाला पोर्शन है, उसमें ऊपर का पोर्शन रीजनरेट हो जाएगा और नीचे का पोर्शन रीजनरेट हो जाएगा। और जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज, उसमें बेटा ऊपर और बीच वाला पोर्शन रीजनरेट हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो प्लनेरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप देख लीजिए, और इस प्लनेरिया में रीजनरेशन पाया जाता है। अच्छा, कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर रीजनरेशन तो फ्रेगमेंटेशन की एक ही बात हो गई, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एक ही बात हो गई। नहीं, जरा ध्यान से देखिए, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ का ये अंगूठा काट देता हूं, ये अंगूठा कट के नीचे गिर गया, कटे हुए अंगूठे से पूरे सर पैदा हो जाए, मैं पूरा पैदा हो जाऊं, इट इज फ्रेगमेंटेशन, इट इज फ्रेगमेंटेशन। लेकिन मेरा कटा हुआ अंगूठा फिर से पूरा बन जाए, इट इज नोन एज रीजनरेशन। तो आप समझ क्या रहे कि अगर मैं कटे हुए अंगूठे को नीचे फेंक दूं और कटे हुए अंगूठे से पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए, इट इज फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अगर कटा हुआ अंगूठा अपने आप को फिर से पैदा कर ले, इट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में बॉडी पार्ट अपने आप को रिप्लेनिश करता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में कटे हुए बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी बन जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजनरेशन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, दीज आर नॉट द सेम थिंग। दोनों के दोनों बातें अलग अलग हैं। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक ही बात नहीं है। जब आप रीजनरेशन की बात करते हो, जब आप रीजनरेशन की बात करते हो तो आपको बताना है, प्लनेरिया आपका एग्जाम्पल है, और जब आप फ्रेगमेंटेशन की बात करते हो तो फ्रेगमेंटेशन में आपको फंजाई नाम के एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। समझ रहे हैं? सो याद रखना, रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपके सामने ये बातें हो गई। एक और बात है जो मैं आपके सामने बार बार कहना चाहता हूं कि जब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन आता है। द वन मोर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फंजाई है, मान लीजिए हमारे पास एक फंजाई की बॉडी है, और उस फंजाई की बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना। इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा स्पोरेंजिया। तो पहली बात तो आप इसे रटना बंद कर दीजिए, कितना आसान है। जहां पर भी आपको एंजिया शब्द मिल जाए, एंजिया शब्द का मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस। अगर आपके सामने एंजिया शब्द आ गया तो इसका मतलब हो गया इट विल प्रोड्यूस, और उसके आगे जो लिखा है वही प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने बोला स्पोरेंजिया, इट विल प्रोड्यूस स्पोर। सुनीलेंजिया, इट विल प्रोड्यूस सुनील। गैमिटेंजिया, इट विल प्रोड्यूस गैमीट। तो याद रखना, फंजाई की बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है स्पोरेंजिया। अब आप मुझे जानकर बताइए, इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे, और यही वो स्पोर हैं जो बेटा बेटा फंजाई के बाहर आएंगे, और ये स्पोर जर्मिनेट करके पूरी बॉडी बना देंगे। सो याद रखना, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, जहां पर भी आपको स्पोर फॉर्मेशन मिल जाए, याद रखिएगा, जहां पर भी आपको स्पोर फॉर्मेशन मिल जाए, स्पोर फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके सामने 3 रिप्रोडक्शन हो गए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 4 बातें बताई। अगर आपको एग्जांपल याद हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। पहला था बडिंग, बडिंग में ईस्ट एंड हाइड्रा। दूसरा एग्जांपल मैंने पढ़ाया, बेटा लाइट जला दो, बिल्कुल फेस नहीं आ रहा। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको पढ़ाया वो एग्जाम्पल था बेटा, बडिंग के बाद पढ़ाया मैंने आपको, पढ़ाया था फिजन, जिसमें आपको अमीबा एग्जाम्पल मिला था। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फिर से फंजाई एग्जाम्पल मिला था। फिर मैंने आपको रीजनरेशन पढ़ाया, रीजनरेशन में आपको प्लनेरिया मिला था। तो लर्न करने के लिए 4 चीजें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए मेरे साथ बोलिए, यस, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। सबके एग्जाम्पल, बडिंग में ईस्ट एंड हाइड्रा, फिजन में अमीबा, मल्टीपल फिजन में अमीबा, फ्रेगमेंटेशन में फंजाई,
और बेटा रीजनरेशन में प्लेनेरिया। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन के दौरान अभी अभी मैंने आपको समझाया कि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान ये बेटा स्पोरेंजिया बनेगी। अच्छा, कई प्रकार के स्पोर हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ऐसा स्पोर कहलाएगा मोटाइल स्पोर, और ये मोटाइल स्पोर को हम लोग जू स्पोर भी बोलते हैं। ये आपको समय समय पर मैं पढ़ाता रहूंगा। अगर बेटा स्पोर में फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है और ये नॉन मोटाइल स्पोर होगा, और अगर ये नॉन मोटाइल स्पोर होगा बच्चों, तो इसे हम लोग बोलेंगे ए प्लानो स्पोर्स। तो इस तरीके से हमारे पास स्पोर का फॉर्मेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपके सामने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो गया। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो याद रखना, आप दो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसमें से एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। मेल वो बेटा बनाएगा मेल गैमीट, याद रहे, ये याद रहना ही चाहिए, भूलना मत। और मेल गैमीट के बाद फीमेल जो बनाएगी वो बनाएगी फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाएंगे और बनेगा जाइगोट। तो जब भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में गैमीट बनाने के बाद, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट और ऑर्गेनिज्म पैदा कर दें, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ज्यादातर समय पर जब हम रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल बात करते हैं या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब भी हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली हम बात कर रहे होते हैं जहां पर मेल और फीमेल आपस में गैमीट बना करके उनका फ्यूजन करके, दैट इज फर्टिलाइजेशन करके, फर्टिलाइजेशन करने के बाद उनको जाइगोट के बाद नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना होता है। तो याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज्यादातर समय पर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। बट यहां पर एक बात ध्यान लेनी बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का मतलब हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन का मतलब है 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नाउ अगेन, ये रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है जो बेटा रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखाई थी, इट वाज ग्रोथ, आपने पढ़ ली थी। अभी अभी मैंने दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस की, रिप्रोडक्शन, और हमसे बोला गया कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ये बात ध्यान देने की होगी। एक ऑर्गेनिज्म है म्यूल, याद रखना। इसके अलावा आपके पास है वर्कर हनी बी, इसके अलावा ह्यूमन में इनफर्टाइल कपल्स, आपने बहुत सारे कपल्स देखे होंगे, बांझ बोलते हैं इन्हें, कि इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पर ये लोग इनफर्टाइल कपल जो है दे नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, नो रिप्रोडक्शन। ठीक, वर्कर हनी भी देयर इज अ नो रिप्रोडक्शन, इनको भी रिप्रोडक्शन करना नहीं आता। इसके अलावा म्यूल, इसको भी रिप्रोडक्शन करना नहीं आता। याद रखना, म्यूल एक हाइब्रिड है जो हॉर्स और डंकी का बच्चा है। जब हॉर्स और डंकी दोनों मिलकर के रिप्रोड्यूस करें, हॉर्स एंड डंकी मिलकर रिप्रोड्यूस करें, तब बेटा जो बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं म्यूल। लेकिन म्यूल जो होता है ये स्टेराइल होता है। अब एक बड़ी समस्या आ गई, क्या म्यूल नॉन लिविंग है? नो, इट्स लिविंग। क्या वर्कर हनी भी नॉन लिविंग है? लिविंग। इट इज इनफर्टाइल कपल जो है नॉन लिविंग है, ये भी लिविंग है। तो जब ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये सारे लोग लिविंग हैं, ये ऑल आर दे आर लिविंग, तो बताओ क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे? ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। इसीलिए ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
यस, ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है लेकिन नॉट अ डिफाइंड प्रॉपर्टी, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक इसी तरीके से रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है लेकिन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, एक और बात है, इस दुनिया में कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है या नॉन लिविंग थिंग ऐसी चीज नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सके। कोई भी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सके। एक कोजरवेट्स जैसा जिसमें बडिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर था वो अलग बात है, उसको छोड़ देंगे। सो हमारे पास ग्रोथ भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया और रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरीके से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई बातें आपके सामने आ गई। चलिए मैं आपको फिर से पीछे लेके चलता हूँ, जहाँ पर हमने अपना टॉपिक छोड़ा था वहीं पर आके लेके चलता हूँ। आपके सामने अभी अभी जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में है। तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज अ लाइक वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी possessing फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। अपने जैसी बच्चों को पैदा करना, द लिविंग द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, इसके बाद वो बोलते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस। इसके बाद फंजाई में मल्टीप्लाई होता है, ये स्पोर बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है। इसके अलावा लोअर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा और ईस्ट में इन्होंने पढ़ाया है बडिंग होती है। इसके अलावा प्लेनेरिया जो कि फ्लैट फॉर्म है उसमें इन्होंने बताया है कि रीजनरेशन होता है। इसके अलावा आपको फ्रेगमेंटेशन भी बताया गया है कि फ्रेगमेंटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। फंजाई में हो सकता है, फिलामेंटस एल्गी में हो सकता है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में हो सकता है। समस्या क्या है कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो आप पुरानी चीजें भूल सकते हैं, और जब भी ऐसा हुआ कि आप पुरानी चीजें भूलोगे तो आप मामला बिगड़ जाएगा। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जब मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने 3 बातें बताई थी। यस, नंबर 1 इज बडिंग, नंबर 2 इज फिजन, अगर आप भूले नहीं हो, नंबर 3 इज फ्रेगमेंटेशन, और इसके साथ मैंने आपको रीजनरेशन लिखवा दिया था। बडिंग का एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, देख लीजिए, यहां पर बडिंग का एग्जाम्पल दिया गया ईस्ट एंड हाइड्रा, ये सामने सामने। इसके बाद फिजन का एग्जाम्पल यहां दिया नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा। और रीजनरेशन का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सो हियर इज अ प्लेनेरिया। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी मैंने पढ़ाया और आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ाया। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और भी बातें हैं। यहां पर इन्होंने बोला है कि देखिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये देखिए शब्द लिखा हुआ है, दे आर मेनी ऑर्गेनिज्म, दीज टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हेंस नोटिस दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म we are not very clear about the uses of these two term। मैंने पहले ही बोल दिया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो करके ग्रोथ करने जाता है तो उससे रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो वहां हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बोला फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस like mule, like sterile worker bee, like infertile human couple, hence reproduction also cannot be all inclusive in defining character। इसको भी defining character नहीं मान कर सकते। इसके बाद की जो लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, of course no non-living object capable of reproduction or replicating itself। no doubt reproduction भले ही defining property ना हो living की, लेकिन कोई non-living organism reproduction करे ऐसा नहीं है। जबकि growth में ऐसा था कि growth में
ग्रोथ में ऐसा था कि भैया वहां पर नॉन और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ कर जाती थी, लेकिन यहां कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये और बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिनके एग्जाम्पल हैं म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, और इस तरीके से एक एक करके मैं टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग अपने पीछे पॉइंट पे चलते हैं और हम लोग चलते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आइए अब हम लोग मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो घबराइएगा मत, इट मे बी आवर लास्ट टॉपिक्स। जो हमारे आज के टॉपिक्स पढ़ रहा हूं मैं, उनमें से हो सकता है ये आखिरी टॉपिक हो, तो इसे बड़े आराम से पढ़िए और एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम सेल की बात करते हैं, किसी भी एक कोशिका की बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास सेल है। ओके, इस सेल में अपना एक न्यूक्लियस होता है। चलिए भाई, हमने उसको बोल दिया कि ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा देयर इज अ प्लाज्म प्रेजेंट इन दिस सेल। एक प्लाज्म है जो यहां पर प्रेजेंट है, एंड दैट प्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस का प्लाज्म भी अगर हम लोग इसमें इंक्लूड कर दें तो कई बार इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी पूरा का पूरा मटेरियल जो भी सेल के अंदर है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में होते हैं सर्टेन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। जब एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर का नाम होगा बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि यहां पर इन सब के सेल के अंदर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे आपके लिए कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, यस कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें बेटा यहां पर, बहुत सारे केमिकल हैं। अब होता क्या है, इन केमिकल में इंटर कन्वर्जन चलते रहते हैं, यानी एक केमिकल दूसरे में चेंज होता रहता है, दूसरा केमिकल पहले में चेंज होता रहता है, या इन केमिकल्स में बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं, या फिर इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपकी कोशिका के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन का सम टोटल है। अच्छा, सम टोटल ऑफ रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन चल रही हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। हो सकता होगा कि यहां पर कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हों और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हों। दिस इज अ वन टाइप ऑफ रिएक्शन। और यह भी हो सकता है कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। याद रखना, जब स्मॉलर मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल को बनाने की टेंडेंसी कर रहा है, छोटे छोटे केमिकल बड़े केमिकल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब बड़ा कोई पार्टिकल टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल बना रहा है, इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, स्मॉलर मॉलिक्यूल का लार्जर मॉलिक्यूल बना देना, इट इज एनाबॉलिज्म। लार्जर मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल बना देना, इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिला करके क्या बोला गया? मेटाबॉलिज्म। और याद रखना, मेटाबॉलिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म।
तो जहां जहां साइटोप्लाज्म है वहां वहां मेटाबॉलिज्म है। कोई मुझसे बोले कि सर एक नॉर्मल रिएक्शन को क्या हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? नो। अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन आपके सामने चल रही हो आप उसे मेटाबॉलिज्म नहीं बोल सकते। तो बोल सकते हैं सर इन रिएक्शन में ऐसा क्या है। चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। चलिए इसे मिटाते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। दुनिया की जितनी भी केमिकल रिएक्शन कोशिका के अंदर चल रही हैं उन केमिकल रिएक्शन के सम टोटल को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और उस मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार की मुख्य रिएक्शन है। वन इज नोन एज एनाबॉलिज्म, अनदर वन नोन एज कैटाबॉलिज्म। चलिए एक छोटी सी बात मेरे साथ डिस्कस करिए। अब मुझे बताइए, ये रहा एक टेस्ट ट्यूब। ओके, अब इस टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 नाम की एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। सो आपने देखा ये छोटे मॉलिक्यूल है मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है माय डियर, इट इज अ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। इसको आप मेटाबॉलिज्म मत बोल दीजिए। अच्छा, द सेम रिएक्शन जब आरबीसी के अंदर चल रही है, रेड ब्लड सेल के अंदर चल रही है, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर भी वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 ही बना रही है। द सेम रिएक्शन, नाउ दिस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अजीब पागलपन है, एक रिएक्शन को आप नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बोलते हो और एक को बोलते हो मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? तो मैं बोलता हूं कि यहां जो आरबीसी है, आरबीसी के पास एक एंजाइम है, याद रखिएगा, इट इज नोन एज एंजाइम। और ये जो एंजाइम है इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में द सेम रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका मतलब है दुनिया की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय एंजाइम्स। यस, नो डाउट, दुनिया की ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सब की सब एंजाइम के द्वारा होती हैं। द सेम रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन, द सेम रिएक्शन इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक जगह पर हम उसे केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं और दूसरी जगह पर हम लोग उसे मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अंतर यह है कि एंजाइम, इसका मतलब ये एंजाइम कहां प्रेजेंट है? यस, एंजाइम इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म और द एंजाइम इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल्स। एंजाइम लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जहां जहां प्रोटोप्लाज्म होगा वहां वहां एंजाइम होंगे और वहां वहां की केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएंगी? मेटाबॉलिज्म। इन्हें हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। याद रखना, मेटाबॉलिज्म करना ये प्रोटोप्लाज्म की बात है, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, द प्रोटोप्लाज्म is known as physical basis of life. Physical basis of life। अगर अभी भी आप नहीं समझे हो तो मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल घबराए मत। इस दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एंजाइम है उनको कोशिकाएं रखनी पड़ेंगी और कोशिकाएं रखनी पड़ेंगी तो उनमें बेटा साइटोप्लाज्म रखना पड़ेगा और साइटोप्लाज्म रखना पड़ा तो वो मेटाबॉलिज्म करेंगे ही करेंगे और अगर मेटाबॉलिज्म करेंगे तो वो लिविंग होंगे। तो याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिफरेंस है बेटा एंजाइम का। तो इस दुनिया में जहां जहां एंजाइम है वहां वहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं और जहां जहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वहां वहां लिविंग बीइंग है। अच्छा, वन मोर थिंग, मेटाबॉलिज्म हर लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। और यहीं पर एक छोटा सा बवाल खड़ा होता है। देखिए, एनसीईआरटी कहती है
कि मान लीजिए मैं एक टेस्ट ट्यूब लूं और टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन कराऊं, और ये जो रिएक्शन कराऊं ये कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम में बाहर से लेके आ जाऊं, तो जो ये एंजाइम की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन होगी, क्या इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे? नो डाउट बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो बोलते हैं क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो रिएक्शन हो रही है, क्या ये लिविंग रिएक्शन है कि नॉन लिविंग रिएक्शन है? एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है कि लिविंग रिएक्शन है कि नॉन लिविंग रिएक्शन है, पर देखना उन्होंने कितने आसानी से समाधान किया है। वो बोलते हैं इन विट्रो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और वो भी बेटा किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, नाइदर इट इज लिविंग, ना तो नाइदर इट इज लिविंग रिएक्शन नॉर इट इज नॉन लिविंग रिएक्शन। ना हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग रिएक्शन है, कि ना ये बता सकते हैं कि नॉन लिविंग रिएक्शन है। और यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर अब ये कौन सी बात होगी? आपने तो बोला था कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, और अगर एंजाइम की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है तो वो लिविंग रिएक्शन मानी जानी चाहिए। और अब हमने इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन करा के दिखा दी, और टेस्ट ट्यूब में हमने जो ये रिएक्शन कराई वो एंजाइम की प्रेजेंस में कराई है, और आप उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल रहे हो कि वो लिविंग रिएक्शन है कि नॉन लिविंग रिएक्शन। अच्छा, इसी की परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कोशिका बना करके फिर से दिखाता हूं। ये रही वो सेल, सेल में मेटाबॉलिज्म चल रही है, याद रखना सेल में मेटाबॉलिज्म चल रही है। तो बताइए इन मेटाबॉलिज्म में वन रिएक्शन है कि मैनी रिएक्शन? यस, देयर आर सो मैनी रिएक्शन, और सो मैनी रिएक्शंस की वजह से एक स्टेट पैदा हो रही है, एंड दैट स्टेट इज नोन एज लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट पैदा करने के लिए बताइए एक रिएक्शन चाहिए कि मैनी रिएक्शन चाहिए? यस, ऑल केमिकल रिएक्शन चाहिए, ऑल केमिकल रिएक्शन। अगर मुझे लिविंग स्टेट पैदा करनी है, जिंदा वाली स्टेट, किसी को जिंदा करके रखना है, तो वहां पर एक रिएक्शन नहीं चाहिए, सो मैनी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन चाहिए। और यहां देखिए एक रिएक्शन चल रही है, और अगर एक रिएक्शन चल रही है तो क्या इस एक रिएक्शन चलने की वजह से टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गई? क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गई? नो सर, नो, टेस्ट ट्यूब तो लिविंग नहीं हुई। लेकिन यहां पर कोशिका के अंदर सो मैनी रिएक्शन चल रही हैं, बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं। तो बताइए क्या ये बहुत सारी रिएक्शन यहां पर एक स्टेट पैदा करती हैं, उस स्टेट का नाम लिविंग स्टेट है? यस, इसका लिविंग स्टेट इसमें पैदा हो रही है, सर्जी प्रोटोप्लाज्म में पैदा हो रही है। फिर से सुनो, लिविंग स्टेट पैदा करने के लिए वी नीड प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म बोतलों में नहीं मिलता, टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलता। प्रोटोप्लाज्म आपको बोतलों या टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलता कि सर प्रोटोप्लाज्म यहां पर रख दिया जाए। प्रोटोप्लाज्म जहां होगा वहां पर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, और वहां पर स्टेट लिविंग होगी। यानी जहां जहां प्रोटोप्लाज्म, याद रखना मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आपके सामने, जहां जहां प्रोटोप्लाज्म वहां वहां पर लाइफ। ये शब्द आप भूलेंगे नहीं, जहां जहां पर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लाइफ, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग स्टेट। यानी जहां जहां प्रोटोप्लाज्म है जिंदगी वहीं वहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, प्रोटोप्लाज्म में ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म आपको बोतलों में नहीं मिलता, प्रोटोप्लाज्म मिलता है आपको प्रोटोप्लास्ट में। याद रखना, प्रोटोप्लाज्म मिलता है आपको प्रोटोप्लास्ट में, एंड प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट सेल। और अगर जहां जहां प्रोटोप्लाज्म वहां वहां प्रोटोप्लास्ट, जहां जहां प्रोटोप्लाज्म वहां वहां सेल, इसलिए जहां जहां प्रोटोप्लाज्म वहां वहां सेल, जहां जहां सेल वहां वहां लाइफ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज फंडामेंटल,
सेल से छोटा कोई चीज हो ही नहीं सकता जो जिंदा हो। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों मैंने बोला कि सेल से छोटी चीज में लाइफ नहीं हो सकती? समझने की कोशिश करिए। जहां जहां प्रोटोप्लाज्म वहां वहां मेटाबॉलिज्म, और जहां जहां मेटाबॉलिज्म वहां वहां लाइफ। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल, तो जहां जहां सेल वहां वहां लाइफ। इसलिए बोला जाता है सेल से छोटी चीज में ना तो सेल से छोटा कोई स्ट्रक्चर है, ना तो सेल से छोटा कोई फंक्शन है जिसमें लाइफ हो। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर एक मुख्य बात बन जाती है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये याद रखिएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये शब्द याद रखिएगा। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, और बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इस दुनिया में जो भी जिंदा है, ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो भी जीवित है उसमें कोशिका जरूर है। बिना कोशिका के कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं हो सकता। जो भी जीवित है बिना कोशिका के नहीं होता। एक वायरस ही होता है जिसके पास कोशिका नहीं है। इसीलिए वायरस को भी हम लोग बोल देते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जब वो बॉडी के बाहर होता है इट इज नॉन लिविंग, जब बॉडी के अंदर होता है इट इज लिविंग। अच्छा, इतनी सारी बकवास कर लेने के बाद हमारे पास चार मुख्य बातें हाथ में लगती हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो वो चारों बातें हैं। पहली बात जो मैंने आपको पढ़ाई थी इट वाज ग्रोथ। दूसरी बात जो हमने पढ़ाई वो पढ़ाई रिप्रोडक्शन। आपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ा। तीसरी बात मैंने मेटाबॉलिज्म पढ़ाई, और देखिए मेटाबॉलिज्म पढ़ाते पढ़ाते आपको चौथी बात अपने आप मिल गई, एंड दैट इज नोन एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसे समझे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ही दोष है, मैं शायद समझा नहीं पाया। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जहां जहां मेटाबॉलिज्म वहां वहां लाइफ, और मेटाबॉलिज्म करने के लिए चाहिए प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म बंद बोतलों में नहीं आता। प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है सेल में। इसलिए सेल का ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोशिका नहीं है तो आप जीवित नहीं है। इसलिए बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आइए मेरे साथ इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करिए और देखने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। यस, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आइए इसको भी समझते हैं। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। आपकी बुक में बोलते हैं there is another characteristic, it is known as metabolism. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals are small, big and belonging to the various classes, size and you know that functions. The conversion of the chemicals, आपको मालूम है यहाँ पर conversion को मैंने दो तरीके से समझाया है। One is known as anabolism और दूसरा मैंने बोला है कैटाबोलिज्म। तो सम टोटल ऑफ एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दीज आर नोन एज मेटाबोलिज्म। फिर बोलते हैं चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबोलिज्म। हर ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म एग्जिबिट करता है। आगे लिखा है सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, इट इज नोन एज मेटाबोलिज्म।
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, इस दुनिया में कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म रखता हो। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक और बात बोली है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी in cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism perform in a test tube. मैंने बोला था कि क्या आप टेस्ट ट्यूब में एक मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए चाहिए होते हैं एंजाइम। आइसोलेटेड रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन क्या इस मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से क्या हमारी टेस्ट ट्यूब जिंदा हो गई? नहीं। आगे लिखा है इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना हम इसे लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग बोल सकते हैं। आगे लिखते हैं मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म जो है वो एक तरीके का बिना एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज की तरफ मैं आपसे बहुत ध्यान चाहूंगा, यहां इन्होंने लिखा है कि आइसोलेटेड जो रिएक्शन है आउटसाइड द बॉडी है नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है। अब बच्चा यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। फिर क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि आगे वो लिखते हैं कि बेटा, आगे लिखते हैं ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, यानी टेस्ट ट्यूब में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब को लिविंग थिंग नहीं बनाती। इट इज नॉट लिविंग थिंग। पहले वो बोलते हैं कि यहां पर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन, पहले आप सीख लो क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना सबसे मुश्किल है। बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है, ना तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। फिर वो क्या बोलते हैं कि इन विट्रो मतलब लैब में, नॉट इन विट्रो बोलते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड रिएक्शन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इन विट्रो में चल रही है, वो इस टेस्ट ट्यूब को लिविंग थिंग तो नहीं बनाती बट श्योरली आ लिविंग रिएक्शन। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज कि पहले तो आप बोलते हो ना तो ये लिविंग रिएक्शन है, फिर से ध्यान सुनना, पहले तो आप बोलते हो ना तो ये लिविंग रिएक्शन है ना तो ये नॉन लिविंग रिएक्शन है, और फिर बाद में बोलते हो कि नहीं वो जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो थिंग लिविंग नहीं हो जाती। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब हमको कैसे सीखना है? ऐसे सीखना है, अगर यहां कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है और एंजाइम की प्रेजेंस में चल रही है, नो डाउट ये रिएक्शन मेटाबॉलिज्म ही मानी जाएगी, इस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ है इट इज अ लिविंग रिएक्शन। बट इस लिविंग रिएक्शन की वजह से ये टेस्ट ट्यूब क्या लिविंग मानी जाएगी? नो, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं मानी जाएगी। तो ये लिविंग थिंग नहीं हो सकती, लिविंग रिएक्शन हो सकती है। तो एक कोई रिएक्शन चल रही हो तो उससे थिंग लिविंग नहीं होगी बेटा, रिएक्शन लिविंग हो सकती है। और अगर आपको थिंग लिविंग करनी है, किसी वस्तु को लिविंग करना है, तो उस वस्तु के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म रखना पड़ेगा, और प्रोटोप्लाज्म रखना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रखनी पड़ेगी। और जब आप बहुत सारी मेटाबॉलिज्म करोगे तो यहाँ पर आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, और अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो अपने आप ये बॉडी, ये कोशिका जीवित कोशिका मानी जाएगी। क्योंकि बेटा कोशिकाएं जीवित इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि उनके अंदर है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में एक रिएक्शन नहीं है, सो मैनी रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन है। उस एक रिएक्शन की वजह से कोई जिंदा नहीं हो जाता। सो वी कैन से कि हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझने के लिए अगर कुछ है तो वो है बेटा मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से हम लोग अपने पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। आई थिंक आपको अगर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे की क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और
जो जो प्रॉब्लम आती जाएंगी आप मुझे बताते जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो एक काम करिए, आप इतना काम जरूर करिए। यस, इतना जरूर काम करिएगा। ये मेरा नंबर है, इट इज़ 9319055284। इस नंबर पर आपकी कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी इनवाइटेड है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक और बात, ये 6 डेज क्लासेस रहेंगी और मे भी अभी इनका टाइमिंग शेड्यूल चेंज कर दिया जाए। मैं आपको पहले से बता दूं, फिलहाल तो अभी टाइमिंग बेटा 12 से 2 चल रही है, लेकिन टाइमिंग शेड्यूल में भी आगे चल के हम लोग चेंज करें। अगर चेंज करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पर आप जितने लोग भी एडमिशन ले चुके हैं, प्लीज़ मेरे इस नंबर पे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों ने एडमिशन लिया, और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख करके भेज दीजिएगा, नाम लिख करके भेज दीजिएगा अपना, और आप ये भी लिख दीजिएगा कि आई हैव टेकन माई एडमिशन। ओके, सो मिलते हैं कल सेम टाइम। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।